नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। इस वीडियो में हमने 50 MCQ को सॉल्व किया है, जो ITI एग्ज़ाम में आने की संभावना है। प्रश्न 1, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रश्न 2, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार की जाती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, कागज से लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार की जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी तेल से लगी आग के बुझाने के लिए हमको फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है। LPG से लगी आग के लिए हमको ड्राई पाउडर की आवश्यकता होती है, एवं बिजली के तार से लगी आग के लिए हमको CTC या हेलोन प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है। प्रश्न 3, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमको धुएं से सुरक्षा बताना है। धुएं से सुरक्षा के लिए हम नाक कवच का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। एप्रिन का उपयोग हम शरीर की सुरक्षा के लिए, चश्मे का उपयोग हम आंख की सुरक्षा के लिए, एवं कान कवच का उपयोग हम कानों की सुरक्षा के लिए करते हैं। प्रश्न 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसको। BIS का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, BIS का पूरा रूप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 5, हैमर के कई अलग अलग प्रकार हैं, निम्न में से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि पिन का आकार कौन नहीं है। बॉल पिन भी हमारा आकार होता है, क्रॉस पिन आकार होता है, स्ट्रेट पिन आकार का भी होता है, लेकिन हमारे बेंड पिन आकार का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 6, काष्ठ की सतह को समतल चिकना बनाने वाला औजार कहलाता है। हेक्सा। हेक्सा का उपयोग किसी कारखंड को काटने के लिए करते हैं, और रंदा का उपयोग काष्ठ की सतह को समतल बनाने के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। पंच का उपयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं किसी भी जॉब की, और जी क्लैंप का उपयोग किसी जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। प्रश्न 7, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, उत्पन्न प्रभावों से विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 8, तांबा एक खालिस्तान धातु है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तांबा एक खालिस्तान प्रकार की धातु है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, तांबा हमारी एक चालक धातु है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए अचालक धातु कौन होती है, तो लकड़ी, कांच आदि हमारी अचालक धातुएं होती हैं, एवं अर्धचालक धातुओं में हमारी सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आती हैं। प्रश्न 9, अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि अच्छे चालक पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए। तो चालक में तन्यता का गुण होना चाहिए, अधिक सुचालकता का गुण होना चाहिए, आघात वर्धनीयता का होना चाहिए। हमारे चालक पदार्थ में सभी प्रकार के गुण होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 10, सोल्डरिंग आयरन का बिट खालिस्तान का बना होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबे का बना होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 11, HSO केबल की कटाक्ष आकृति होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, HSO केबल की कटाक्ष आकृति त्रिभुजाकार होती है। कटाक्ष आकृति से यहाँ पर तात्पर्य अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होता है। प्रश्न 12, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा खालिस्तान के सीधे समानुपाती होती है। ओम का नियम हमारा होता है V समानुपाती I, जिसमें हमारी धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 13, कौन सा नियम बताता है कि किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉपों का योग शून्य होता है। यहाँ पर कहा गया है कि सिग्मा V बराबर शून्य किस नियम में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, किरचॉफ का दूसरा नियम, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा।
प्रश्न 14, वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध का किस लिए उपयोग होता है। धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए, या उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्रतिरोधक का उपयोग धारा के प्रवाह को घटाने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न 15, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। यहाँ पर पूछा गया है वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है। यूरेका, नाइक्रोम, कांस्टेंटन या ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए यूरेका धातु उपयुक्त होती है। और आपसे पूछा जाए नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो आपको बताना है नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के लिए करते हैं। प्रश्न 16, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात शक्ति, अज्ञात विद्युत धारा या अज्ञात वोल्टेज। इसका राइट आंसर है दोस्तों, अज्ञात प्रतिरोध को मान ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हीट स्टोन सेतु किस प्रकार के प्रतिरोध को मापता है, तो आपको बताना है व्हीट स्टोन सेतु मध्यम मान के प्रतिरोध को मापता है। प्रश्न 17, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होती है बराबर, विपरीत, कम, अधिक। जैसा कि हम जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव N तथा S होती हैं एवं उनकी ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 18, चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से चलती हैं, केवल समांतर से चलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती या चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही बार एग्जाम में आता है। प्रश्न 19, टेस्ला खालिस्तान का मात्रक है फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय वाहक बल का, रिलक्टेंस का या चुंबकीय क्षेत्र बल का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, टेस्ला हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 20, मोटर तथा जनित्रों में निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, मोटर व जनित्रों में अस्थायी चुंबक प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बहुत ही अधिक होता है। प्रश्न 21, सोलेनाइड का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सोलेनाइड का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। मोटरों में हमारे सोलेनाइड का उपयोग होता है, विद्युत घंटी में सोलेनाइड का उपयोग होता है, मापन यंत्रों में भी सोलेनाइड का उपयोग होता है, लेकिन सेलों में हमारे सोलेनाइड का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान है फॉर्म फैक्टर आरएमएस और एवरेज का अनुपात होता है और इसका मान 1.1 ओम आता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 23, भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू एसी आपूर्ति वोल्टेज खालिस्तान है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, सिंगल फेज आपूर्ति हमारी 230 वोल्ट की होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए थ्री फेज आपूर्ति, तो थ्री फेज आपूर्ति हमारी 440 वोल्टेज की होती है। प्रश्न 24, एसी को सरलता से डीसी में परिवर्तित करता है वोल्टेज द्वारा, ट्रांजिस्टर द्वारा, फिल्टर द्वारा या रेक्टिफायर द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेक्टिफायर द्वारा, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रेक्टिफायर हमारा एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न 25, निम्न में से एसी द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है। यहाँ पूछा गया है एसी सप्लाई द्वारा हम कौन सा काम संपन्न नहीं कर सकते हैं। बैटरी चार्जिंग भी नहीं कर सकते हैं, विद्युत लेपन भी नहीं कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचालन नहीं कर सकते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए हमको डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 26, कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवता को अचल रूप से बदलता है। डीसी आपूर्ति, एसी आपूर्ति, डायनेमो या बैटरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों एसी आपूर्ति, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, क्योंकि एसी आवृत्ति अपनी ध्रुवता को परिवर्तित करती है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना पूछें, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे।
प्रश्न 27, फेज वोल्टेज को मापा जाता है लाइन व फेज के मध्य, लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य, ये दोनों के मध्य, या निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों, फेज वोल्टेज को हम लाइन एवं न्यूट्रल के मध्य मापते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। लाइन व फेज के मध्य हम लाइन वोल्टेज को मापते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह ITI फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर दोनों में आता है। प्रश्न 28, बहुकलीय प्रणाली में कोणीय विस्थापन खालिस्तान वैद्युतिक अंश का होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 120 डिग्री। प्रश्न 29, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1.5 वोल्ट, क्योंकि शुष्क सेल हमारा 1.5 वोल्ट के होते हैं। और अगर आपको लेड एसिड सेल का पूछा जाए तो लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.0 वोल्ट से 2.2 वोल्ट होता है। जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत अपघटन को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट से धारा प्रवाहित होती है तो इसको हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 31, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है आपेक्ष घनत्व के रूप में, आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट धारा के रूप में, या अम्लीय अंश के रूप में। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपेक्षिक घनत्व के रूप में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 32, द्वितीयक सेल का लाभ है इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसका मूल्य कम होता है, इसका आकार छोटा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 33, लेड एसिड सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में, क्वार्ट्ज घड़ी में, पोर्टेबल रिसीवर में, और या इन सभी में। तो यहाँ पर लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल में होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 34, फ्यूज रेटिंग खालिस्तान के पदों में व्यक्त की जाती है वोल्टेज के पद में, धारा के पद में, किलो वोल्ट एम्पियर के पद में, या वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस के पद में। इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्यूज की रेटिंग हमारी धारा या करंट के पद में व्यक्त की जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 35, टू वे स्विच का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है लैंप वायरिंग में, जीने की वायरिंग में, सॉकेट वायरिंग में, या इन सभी में। इसका राइट आंसर है दोस्तों टू वे स्विच का उपयोग जीने की वायरिंग में किया जाता है, जहां से हम एक लैंप को 2 जगह से नियंत्रित करते हैं। प्रश्न 36, लाइट एंड फैन उप परिपथ का लोड खालिस्तान वाट से अधिक नहीं होना चाहिए 800 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट, या 2000 वाट। तो लाइट एंड फैन परिपथ पूछा गया है हमको, तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 37, निम्न में से कौन सी नियंत्रक युक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है स्विच, थर्मल रिले, फ्यूज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्विच। स्विच जो होती है हमारी एक नियंत्रक युक्ति होती है, जबकि फ्यूज और जे रिले हमारी सुरक्षात्मक युक्ति होती हैं। प्रश्न 38, तापीय रिले विद्युत के खालिस्तान पर आधारित होती हैं चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, किरण प्रभाव पर, या रासायनिक प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तापीय रिले विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति होती हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 39, गैस भरी टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। अगर आपसे टंगस्टन का गलनांक पूछा जाए तो टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यहाँ पर हमसे लैंप के प्रचालन के लिए तापमान पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 2300 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 40, नियॉन साइन ट्यूब का कार्य सिद्धांत है प्रतिदीप्ति प्रभाव, गैस विसर्जन प्रभाव, फोटो विद्युत उत्सर्जन प्रभाव, या प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गैस विसर्जन प्रभाव, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 41, किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करने वाला बल कहलाता है विक्षेपण बल, नियंत्रक बल, अवमंदन बल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विक्षेपण बल।
किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करने के लिए विक्षेपण बल का उपयोग किया जाता है, जबकि संकेतक के नियंत्रित करने के लिए हम नियंत्रक बल का उपयोग और संकेतक को वाइब्रेशन से रोकने के लिए अवमंदन बल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 42, वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, पावर फैक्टर मीटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अमीटर का उपयोग हम धारा को ज्ञात करने के लिए करते हैं, जबकि ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए, तो पावर फैक्टर मीटर का उपयोग विद्युत इलेक्ट्रिक सप्लाई की पावर फैक्टर को मापने के लिए करते हैं। प्रश्न 43, विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है? कमानी जिसे हम स्प्रिंग भी कहते हैं, इस्पात का, नाइक्रोम का, यूरेका का, फास्फर ब्रॉन्ज का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फास्फर ब्रॉन्ज का, क्योंकि फास्फर ब्रॉन्ज में चुंबकीय गुणों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसके कारण किसी प्रकार के विद्युत माप लेते वक्त त्रुटि आने की संभावना कम होती है। प्रश्न 44, रॉड प्रकार के रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट बना होता है? नाइक्रोम का, माइका शीट का, पोर्सिलिन का, उपरोक्त सभी का। इसका राइट आंसर है दोस्तों नाइक्रोम का, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का ही बनता है। प्रश्न 45, स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रक युक्ति होती है? तापक तंतु, थर्मोस्टेट, शूल प्लेट, प्रेशर प्लेट। इसका राइट आंसर है दोस्तों थर्मोस्टेट। तापमान अधिक होने पर थर्मोस्टेट के संयोजन खुल जाते हैं व विद्युत सप्लाई से पृथक कर देते हैं, जिस प्रकार हमारा तापमान कम होने पर संयोजन पुनः जुड़ जाते हैं एवं हमारी विद्युत प्रेस को चालू कर देते हैं। प्रश्न 46 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, कूलाम के नियम पर, लेंज के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 47 ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन या पीतल? इसका राइट आंसर है दोस्तों सिलिकॉन स्टील, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 48 ट्रांसफार्मर का उपयोग खालिस्तान के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? धारा के, वोल्टेज के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज के मान को परिवर्तित कर देता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। 3 फेज ट्रांसफार्मर में खालिस्तान प्राइमरी वाइंडिंग होती है? 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 50 ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में खालिस्तान रासायनिक पदार्थ होता है? जल, नमक, सिलिका जेल या खनिज तेल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। आज का वीडियो ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने ITI फर्स्ट ईयर का दूसरा मॉडल पेपर बनाया है एवं सॉल्व किया है। और अगर आपने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, लिंक पर जाकर आप मॉडल पेपर 1 देख सकते हैं। देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। ये जो चिन्ह हमारा दिखाया गया है विद्यार्थियों, ये हमारा आवश्यक चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? यदि किसी सतह पर तेल गिर जाता है तो उसकी सफाई के लिए हमको क्या प्रयुक्त करना चाहिए? ऑप्शंस लकड़ी का बुरादा, पानी, रुई, रेत। इसका सही आंसर होता है दोस्तों तेलीय सतह की सफाई हेतु लकड़ी का बुरादा प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 3 ITI एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों। दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह,
सूचनात्मक चिन्ह। ये जो सुरक्षा चिन्ह हमारा दिखाया गया है ये हमारा सूचनात्मक चिन्ह होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, चित्र में प्रदर्शित औजार को पहचानिए। यह प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ फिटर, वेल्डर, मैकेनिक सभी ट्रेडों में आता है। चित्र में प्रदर्शित औजार को पहचानिए। वॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर या बैंड पिन हैमर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जो चित्र में दर्शाया गया है ये हमारा बॉल पिन हैमर है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 5, सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सेंटर पंच का पॉइंट कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 6, कीप बनाने के लिए कौन सी स्टैक प्रयोग की जाती है? ऑप्शंस फनल स्टैक, वर्गाकार स्टैक, गोल तलिए स्टैक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, कीप बनाने के लिए फनल स्टैक का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 7, न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ में होता है? ऑप्शंस क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है? ऑप्शंस चीनी मिट्टी, रेजिन, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं। सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है हमारा ग्रेफाइट होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा लचीला आचालक नहीं है? प्रश्न कह रहा है जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा लचीला आचालक नहीं है? फाइबर हमारा ठोस आचालक होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, और जबकि कागज, रेजिन तथा कॉटन हमारे लचीले आचालक होते हैं। प्रश्न 10, किसी जोड़ की खालिस्तान बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है? ऑप्शंस खिंचाव, तन्यता, चालकता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, किसी जोड़ की चालकता बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 11, चालक का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस बेवल गेज, वर्नियर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज या इनमें से कोई नहीं। चालक का साइज नापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 12, निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है? ऑप्शंस खुला परिपथ, लघु परिपथ, समांतर परिपथ, श्रेणी परिपथ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। और समांतर परिपथ में हमारे वोल्टेज का मान एक समान होता है, एवं खुला परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, एवं लघु परिपथ के अंतर्गत अत्यधिक धारा का प्रवाह होता है। प्रश्न 13, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज और धारा का अनुपात समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम का नियम, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि नियत तापमान पर प्रतिरोध या चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रश्न 14 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, मुह, हेनरी और ओम सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, एवं प्रतिरोध को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 15, किरचॉफ का नियम है विद्युत धारा नियम, वोल्टेज नियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किरचॉफ का नियम विद्युत धारा का नियम एवं वोल्टेज का नियम दोनों है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 16, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं धात्विक प्रतिरोधक हमारे पीटीसी होती हैं, अर्थात तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता मान घटता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 17, व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज परिपथ को खालिस्तान कहा जाता है? निर्गत, संतुलित, असंतुलित या खुला? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संतुलित।
व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज को संतुलित कहा जाता है एवं व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 18, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शंस लंबाई बढ़ा दी जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उसकी लंबाई को बढ़ा दी जाए, क्योंकि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 19, किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में से प्रवाहित होती है। प्रश्न कहता है कि यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शंस ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या थर्मल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी कुंडली में से धारा का प्रवाह होता है तो उस कुंडली में चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 20, एक पदार्थ जिसे केवल बहुत कम चुंबकित बनाया जा सकता है। ऑप्शंस लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे केवल बहुत कम चुंबकित बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। लोह चुंबकीय पदार्थों को बहुत अधिक चुंबकित बनाया जा सकता है एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 21, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है। चुंबकीय वाहक बल जिसे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर टर्न होता है। प्रश्न 22, मृदु फेराइट का हिस्टेरेसिस लूप लगभग होता है। ऑप्शंस गोलाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मृदु फेराइट का हिस्टेरेसिस लूप लगभग वर्गाकार होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 23, यदि किसी एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज में कलांतर शून्य हो तो वह कहलाता है। ऑप्शंस शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, शुद्ध धारतीय परिपथ, अनुनादी परिपथ या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर शून्य होता है। प्रश्न 24, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। और अगर आपसे पूछा जाए पावर फैक्टर क्या होता है तो आपको बताना है पावर फैक्टर हमारा प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का अनुपात होता है। प्रश्न 25, धारिता का मात्रक क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह ITI एग्जाम में बहुत बार आता है। पूछा गया है कि धारिता का मात्रक है फैराड, कूलाम, वोल्ट, हेनरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 26, भारत में मानक AC की आवृत्ति क्या है। 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज या 85 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत में मानक AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 27, DC का पावर फैक्टर होता है। ऑप्शंस 1, 0, 1 और 0 के मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों DC का पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 28, 2 वाटमीटर विधि में कुल पावर होगी। यदि दोस्तों हमने ये पावर मापने के लिए 2 वाटमीटर का उपयोग किया है तो वाटमीटर की कुल पावर W बराबर W1 प्लस W2 होगी, इसलिए ऑप्शन 1 हमारी सही हो जाएगा। प्रश्न 29, न्यूट्रल बिंदु होता है डेल्टा संयोजन में, स्टार संयोजन में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूट्रल बिंदु हमारे स्टार संयोजन में होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 3 फेज संतुलित लोड में न्यूट्रल तार में धारा प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों यदि 3 फेज सिस्टम है और संतुलित लोड है तो न्यूट्रल तार में धारा 0 होती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 31, यदि सेलों को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से उनकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। और यदि आपसे पूछा जाए सेल की एम्पियर हावर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित करते हैं तो
ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता। प्रश्न 32, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को खालिस्तान क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 33, बैटरी को फिट करते समय बैटरी की खालिस्तान का ध्यान रखें। ऑप्शन ध्रुवता, आसुत जल, चढ़ाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बैटरी को फिट करते समय बैटरी की ध्रुवता का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 34, इनमें से प्राथमिक सेल नहीं है। डेनियल सेल, लैग्रांजी सेल, शुष्क सेल या लेड एसिड सेल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेड एसिड सेल, क्योंकि लेड एसिड सेल हमारा प्राथमिक सेल नहीं है। लेड एसिड सेल हमारा द्वितीयक सेल होता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। जबकि डेनियल, लैग्रांजी एवं शुष्क सेल हमारे प्राथमिक सेल होते हैं। प्रश्न 35, आईसीडीपी और आईसीटीपी किस प्रकार का स्विच है। रोटरी स्विच, मैन स्विच, टॉगल स्विच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आईसीडीपी और आईसीटीपी हमारे मैन स्विच होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 36, फ्यूज संयोजित होना चाहिए। उदासीन चालक के श्रेणी क्रम में, उदासीन चालक के समांतर क्रम में, फेज चालक के श्रेणी क्रम में या फिर फेज चालक के समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, फ्यूज को हमेशा फेज चालक के श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाना चाहिए एवं सभी प्रकार की सुरक्षा एवं नियंत्रक युक्तियों को फेज तार के श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं। प्रश्न 37, ELCB का पूर्ण रूप है। इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिकल लाइन सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर या फिर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 38, ISI संहिता के अनुसार अर्थ चालक के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा की जाती है। ऑप्शंस लाल, काला, नीला, हरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्थ चालक के लिए हमको हरे रंग की अनुशंसा की जाती है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 39, अर्थ चालकों द्वारा खालिस्तान को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। लीकेज करेंट, ओवरलोड करेंट या लीकेज वोल्टेज या ओवरलोड करेंट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्थ चालकों द्वारा लीकेज करंट को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 40, सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब कम प्रकाश देती है, अधिक प्रकाश देती है, केवल एक रंग का प्रकाश देती है, से आंखों पर जोर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक प्रकाश देती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 41, नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज निर्भर करती है। लाइन के व्यास पर, नली में भरी गई गैस पर, नली की लंबाई पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज नली की लंबाई पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 42, मल्टीमीटर किसका मापन कर सकता है। प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा, इन सभी का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मल्टीमीटर प्रतिरोध, वोल्टेज एवं धारा तीनों का मापन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 43, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत बल हैं। ऑप्शंस निक्षेपण बल, नियंत्रण बल, स्प्रिंग बल या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सभी, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। वैद्युतिक मापक यंत्र में अवमंदन बल का भी उपयोग होता है, जो कंपन को रोकने के लिए उपयोगी होता है। प्रश्न 44, मोटर जनित्र की गति मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शंस टेकोमीटर, एवोमीटर, मेगर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोटर जनित्र की गति नापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 45, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडली खुली हुई है तो मिक्सर उच्च गति पर चलेगा, मिक्सर निम्न गति पर चलेगा, मिक्सर नहीं चलेगा या मिक्सर गर्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिक्सर नहीं चलेगा, क्योंकि मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है एवं यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर बाइंडिंग एवं फील्ड बाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज में होती हैं और आर्मेचर कुंडली के खुले होने के कारण धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए मिक्सर हमारी नहीं चलेगी। प्रश्न 46, यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथ है तो फैन ध्वनि के साथ चलेगा, धीमा चलेगा,
तेज चलेगा या नहीं चलेगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नहीं चलेगा। यदि संधारित्र लघु परिपथ है तो हमारा फैन नहीं चलेगा, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 47, घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः खालिस्तान होती है। यूनिवर्सल मोटर, संधारित्र स्टार्ट मोटर, शेडेड पूल मोटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, क्योंकि घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है एवं यूनिवर्सल मोटर की गति 3000 से 12000 आरपीएम होती है। प्रश्न 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामान्य तौर पर ट्रांसफार्मर की दक्षता खालिस्तान होती है 25%, 50%, 75% या 95% से 98%? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सामान्य तौर पर ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% से 98% होती है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 49, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हैं तो किस आधार पर लोड बांटेंगे? चुंबकीय धारा, लीकेज रिएक्टेंस, प्रति इकाई प्रतिबाधा या किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग के आधार पर, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 50, अधिकतम दक्षता के दौरान ट्रांसफार्मर की कॉपर क्षति 1000 वाट है तो लोहे क्षति क्या होगी? दोस्तों अधिकतम दक्षता के दौरान ट्रांसफार्मर की कॉपर क्षति एवं लोहे क्षति का मान समान होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर सेंड करें। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं, जिसके लिए हमने मॉडल पेपर बनाए हैं एवं उन्हें सॉल्व किए हैं। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती हैं तो इन मॉडल पेपर को जरूर देखें। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विद्युत सप्लाई के तार से चिपक जाता है तो उसे दूर करने के लिए हम रबड़ के दस्तान या सूखी लकड़ी का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 2, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह हमारे इस प्रकार दिखाई देती हैं एवं इसमें लाल रंग का बॉर्डर एवं लाल रंग की क्रॉस पट्टी होती है। प्रश्न 3, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। सूचनात्मक चिन्ह हमारे इस प्रकार दिखाई देते हैं एवं जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी ये हमारे वर्गाकार आकृति में बने हुए हैं एवं इनकी पृष्ठभूमि हरी है एवं सफ़ेद रंग से चिन्ह बना है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। स्क्राइबर हमारा मार्किंग औजार होता है, स्निप हमारा मार्किंग औजार नहीं है, जबकि पंच भी हमारा मार्किंग औजार है, डिवाइडर भी हमारा मार्किंग औजार होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, क्योंकि स्निप हमारा मार्किंग औजार नहीं है। स्निप हमारा एक कटिंग टूल होता है। प्रश्न 5, हैमर का आकार खालिस्तान के विवरण द्वारा दिया जाता है। ऑप्शंस, पिन की लंबाई, फेस के व्यास, हैमर के भार या हेड की ऊंचाई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हैमर के भार। प्रश्न 6, शीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाला हेक्सा ब्लेड उचित होगा? हमें शीट मेटल को काटना है तो इसके लिए हमको 32 TPI वाला हेक्सा ब्लेड उचित होता है, जबकि TPI का फुल फॉर्म टीथ पर इंच होता है। प्रश्न 7, परमाणु में निम्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार परमाणु में कुल 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रश्न 8, धारा प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर आईटीआई के प्रत्येक स्टूडेंट को मालूम होता है, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम अर्थात कम से कम आवश्यकताएं वोल्टेज स्रोत एवं चालक होती हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 9, विद्युत आवेश मात्रा की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर है दोस्तों कूलाम।
विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई कूलाम होती है एवं एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणा सेकेंड होता है। प्रश्न 10 केबल की धारा वहन क्षमता उसके खालिस्तान पर निर्भर करती है। यदि कोई केबल है तो यह केबल कितनी धारा को प्रवाहित करेगी, यह हमारे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 11 स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए सभी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड इन तीनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 12 इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये हमारे 4 प्रतिरोध हैं एवं चारों प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं सीरीज में हमारा प्रतिरोध जुड़ जाता है। 4 व 8 हमारे 12 होंगे और 12 और 12 24 और 24 24 हमारे 48 होंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 48 ओम हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 13 सुनहरे रंग की सहनशीलता का मान होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ±5%। प्रश्न 14 सिल्वर रंग की सहनशीलता का मान होता है। सिल्वर जिसे हम चांदी का रंग भी कहते हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों ±10%। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 15 कोई रंग नहीं प्रतिरोध की सहनशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यदि कोई रंग नहीं है तो इस प्रतिरोध की सहनशीलता ±20% होती है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 16 बैंड टाइप प्रतिरोधक में चौथी पट्टी क्या दर्शाती है। जैसा कि हम जानते हैं प्रतिरोधक हमारे 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड आदि प्रकार की होती हैं, जिसमें हमारा प्रथम पट्टी हमारे प्रथम अक्षर को, जबकि दूसरी पट्टी हमारे दूसरे अक्षर को, जबकि तीसरी पट्टी हमारे गुणक को, चौथी पट्टी हमारे प्रतिरोध सहनशीलता को और पांचवी पट्टी हमारी तापमान सहनशीलता को दर्शाती है। यहाँ पर हमसे चौथी पट्टी के बारे में पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रतिरोध सहनशीलता, चौथी पट्टी हमारी प्रतिरोध सहनशीलता को दर्शाती है। प्रश्न 17 बिस्मथ और एंटीमनी किस प्रकार के पदार्थ के उदाहरण हैं। जैसा कि हम जानते हैं बिस्मथ और एंटीमनी हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान 1 से भी कम होता है एवं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन 3 है। प्रश्न 18 बिस्मथ और एंटीमनी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं, इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 19 चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या है। जैसा कि हम जानते हैं चुंबक का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 20 किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्लक्स घनत्व। किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल फ्लक्स घनत्व कहलाता है एवं फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होती है एवं एमकेएस पद्धति में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न 21 हिस्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पटलित कोर को, स्टेनलेस स्टील कोर को या सिलिकॉन कोर को या टंगस्टन कोर को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिलिकॉन स्टील की कोर को। हिस्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की कोर को, जबकि पटलित कोर का उपयोग एडी धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 22 एसी परिपथ का पावर फैक्टर खालिस्तान होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एसी परिपथ का पावर फैक्टर 0 और 1 के मध्य होता है, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। जबकि डीसी परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है। प्रश्न 23 किसी शुद्ध ज्या तरंग के लिए अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 0.636 गुणा धारा के अधिकतम मान के बराबर, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 24 कैपेसिटिव एसी परिपथ में, जैसा कि हम जानते हैं कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज के आगे चलती है, जबकि इंडक्टर में धारा वोल्टेज के पीछे चलती है एवं जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज एक दूसरे के साथ में चलती हैं। प्रश्न 25 धारिता खालिस्तान से प्रभावित नहीं होती है। धारिता का सूत्र C बराबर एप्सिलॉन 0
A/D होता है, जहाँ पर C धारिता, ε0 हमारा परावैद्युतिक पदार्थ, जबकि A हमारे प्लेट का क्षेत्रफल, D हमारे प्लेटों के बीच की दूरी है एवं इसमें आवृत्ति का नहीं आई है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। धारिता हमारी आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न 26, धारितीय प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1/2 पाई FC होता है। सूत्र से हम देखते हैं कि हमारी जो धारितीय प्रतिघात होता है यह फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। यदि आपसे धारितीय प्रतिघात का मात्रक पूछा जाए तो आपको बताना है धारितीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रश्न 27, पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर हमारा प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का अनुपात होता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात ही पावर फैक्टर होता है। प्रश्न 28, 3 फेज सप्लाई के संयोजन अधिकांशतः खालिस्तान में होते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन में, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 29, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। यदि कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 30, निम्न में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है, अर्थात वह कौन सी बैटरी है जिसमें अनुरक्षण की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में बहुत प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि सल्फेशन, बकलिंग, कोरोजन आदि दोष होते हैं, इसलिए इस बैटरी के अनुरक्षण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रश्न 31, यदि बैटरी को उच्च दर पर अति आवेशित या निरावेशित करें तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बकलिंग दोष हो जाएगा। यदि बैटरी को उच्च दर पर आवेशित या उच्च दर से निरावेशित किया जाता है तो बैटरी में बकलिंग दोष हो जाता है। बैटरी को हमें 25 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर पर चार्ज एवं 5 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर से डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। प्रश्न 31, प्रत्येक सौर सेल में खुला परिपथ वोल्टेज कितनी होती है। यहाँ पर हमसे सौर सेल के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 0.55 वोल्ट। प्रत्येक सेल का खुला परिपथ वोल्टेज 0.55 वोल्ट होता है। प्रश्न 33, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है एवं मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 34, छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों 2.5 मीटर ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए नियंत्रक बोर्ड को फर्श से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। प्रश्न 35, 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। यदि 3 फेज परिपथ है, 3 फेज परिपथ में ऑन ऑफ करने के लिए हम ICTP का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 36, रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है। नाइट लैंप, कूलर, बिजली पंखा या ये सभी। हम जानते हैं कूलर तथा बिजली के पंखे में रोटरी स्विच का उपयोग होता है, जबकि नाइट लैंप में रोटरी स्विच का उपयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 37, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए खालिस्तान एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए फ्यूज एक मूलभूत आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, जबकि स्विच हमारी नियंत्रक युक्ति और होल्डर हमारी होल्डिंग सामग्री होती है। प्रश्न 38, विद्युत परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली निर्देश युक्ति खालिस्तान कहलाती है। लैंप को संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति लैंप होल्डर कहलाती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 39, अर्थ करने का उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। यदि भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान किया जाएगा तो जिससे कि कारण वह लीकेज करंट को भूमि में प्रवाहित कर देगी, जिससे कि उपकरण एवं मानव दोनों की सुरक्षा हो जाएगी।
प्रश्न 40, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विद्युत वायरिंग की रिसाव से सुरक्षा। जैसा कि प्रश्न में ही दिया है, अर्थ लीकेज, लीकेज का अर्थ रिसाव होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर रिसाव से सुरक्षा करता है। प्रश्न 41, आंखों को लाल रंग की प्रतीत होने वाली वस्तु। यदि कोई वस्तु हमको लाल रंग की प्रतीत हो रही है तो वह लाल रंग की विकिरण को परावर्तित करती है, जबकि शेष विकिरणों को अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 42, किस लैंप को पिग्मी लैंप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर्क लैंप, नियॉन लैंप, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गैस धात्विक फिलामेंट लैंप को पिग्मी लैंप के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 43, अज्ञात मान की वोल्टता नापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाएगा? वोल्टेज को नापने के लिए हमको वोल्टमीटर का उपयोग करना पड़ता है या मल्टीमीटर के उपयोग से भी माप सकते हैं। और वोल्टेज को मापते समय हमें सर्वप्रथम अधिक से अधिक वोल्टेज को मापना चाहिए, जिससे कि हमारा उपकरण खराब ना हो, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 44, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन का प्रतिरोध हम मेगर यंत्र के द्वारा नापते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 45, सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रण स्विच लगाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, गीजर हमारे पानी को गर्म करता है एवं गीजर की स्विच को स्नान कक्ष के बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नान कक्ष के अंदर स्थापित करना आवश्यक है तो पूर्णतः वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्नान कक्ष के बाहर स्थापित किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 46, किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में एक स्विच होता है? ऑप्शन साधारण प्रकार की वॉशिंग मशीन, अर्ध स्वचालित प्रकार की वॉशिंग मशीन या स्वचालित प्रकार की वॉशिंग मशीन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी प्रकार की वॉशिंग मशीन में एक ड्रम का उपयोग होता है। प्रश्न 47, एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताज़ा सिलिका जेल का रंग खालिस्तान होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ताज़ा सिलिका जेल का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए ऑप्शन 1 2 हमारा सही होगा, जबकि वह नमी को अवशोषित करने के बाद यह नीले रंग का हो जाता है। प्रश्न 48, नमी सूखने के बाद सिलिका जेल खालिस्तान रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नमी सूखने के बाद सिलिका जेल नीले रंग का हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 49, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा का कार्य है। ऑप्शन से कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, शून्य लोड पर लोह क्षतियों को वहन करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा का कार्य कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना एवं शून्य लोड पर लोह क्षतियों को वहन करना दोनों कार्य होते हैं। प्रश्न 50, ट्रांसफार्मर में लोह क्षति खाली स्थान पर एवं कॉपर क्षति खाली स्थान पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में लोह क्षति वोल्टेज पर एवं कॉपर क्षति हमारी धारा पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कमेंट बॉक्स में नंबर सेंड करें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर और बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आइसोमेट्रिक ड्राइंग खालिस्तान को निरूपित करती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारी 3D व्यू को निरूपित करती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एवं आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारी इस प्रकार दिखती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमारी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एवं साइड व्यू होते हैं। प्रश्न 2, इलेक्ट्रीशियन को जीवित तार पर कार्य करते समय खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई इलेक्ट्रीशियन जीवित तार पर कार्य कर रहा है, जिसे हम लाइव वायर कहते हैं, तो उसे हमेशा दस्तानों का उपयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एवं दस्ताने हमारे इस प्रकार दिखाई देते हैं।
प्रश्न 3, कौन सा सुरक्षा चिन्ह यह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह यह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए एवं अनिवार्य चिन्ह हमारे इस प्रकार होते हैं। अनिवार्य चिन्ह की पृष्ठभूमि नीले रंग की एवं चिन्ह सफेद रंग से बना होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। प्रश्न 4, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रीशियन जिसे हम विद्युत कार कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन हमेशा हल्के कार्य पेचकस का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा एवं हल्के कार्य पेचकस इस प्रकार दिखाई देते हैं। प्रश्न 5, कील निकालने के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? किसी भी सतह पर अगर कील लगी है तो उसे निकालने के लिए हमेशा क्ला हैमर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा एवं क्ला हैमर हमारा इस प्रकार दिखाई देता है। प्रश्न 6, चोट रहित हैमरिंग के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए? चोट रहित हैमरिंग के लिए हमेशा मैलेट का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा एवं मैलेट हमारा इस प्रकार दिखाई देता है। प्रश्न 7, भारत में मुख्य एसी आपूर्ति की आवृत्ति है? इसका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 8, कॉपर के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसे कॉपर के अणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न 9, चालकता का विपरीत पद क्या है? चालकता का विपरीत पद प्रतिरोध होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यदि आपसे पूछा जाए विशिष्ट चालकता का विपरीत पद क्या होता है, तो इसका राइट आंसर फिर हमारा विशिष्ट प्रतिरोधकता होता। प्रश्न 10, PILC एकल कोर केबल का विस्तार होता है, तो इसका राइट आंसर है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न 11, कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्लक्स। फ्लक्स का उपयोग सोल्डरिंग सतह को ऑक्साइड मुक्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 12, आदर्श वोल्टेज स्रोत होते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शून्य आंतरिक प्रतिरोध। यदि आदर्श वोल्टेज स्रोत है तो उसका शून्य आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। इसके विपरीत अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। प्रश्न 13, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध लगभग खालिस्तान होता है। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है, जिसे हम 1000 ओम भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 14, ट्रांसफार्मर में लोहे क्षति खाली स्थान पर एवं कॉपर क्षति खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोहे क्षति हमारी वोल्टेज पर एवं कॉपर क्षति हमारी धारा पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न 15, अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की कॉपर क्षति 1000 वाट है तो लोहे क्षति क्या होगी? यदि ट्रांसफार्मर अधिकतम क्षमता के दौरान पूछा जाए तो कॉपर क्षति यदि हमारी 1000 वाट है तो लोहे क्षति भी हमारी 1000 वाट ही होगी, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 16, यदि दो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज निष्पत्ति भिन्न हो एवं उनका समांतर क्रम में प्रचालन वांछित हो तो ए कार्य ही नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न 17, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अधिक धारा सुरक्षा, बकुल जिले एवं प्रेशर रिलीज वाल्व, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु तथा विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रश्न 19, ट्रांसफार्मर में ताज़ा सिलिका जेल का रंग खालिस्तान होता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों सफ़ेद। यदि ताज़ा सिलिका जेल है तो इसका रंग सफ़ेद होता है जो इस प्रकार दिखता है। यदि
सिलिका जेल नमी को शोषित कर ले तो उसका रंग कुछ नीला हो जाता है, जो इस प्रकार दिखाई देता है। प्रश्न 20, बकोल्ज रिले का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। जो हमारे बकोल्ज रिले होते हैं इनका उपयोग तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 21, गीजर के बाह्य ढक्कन व अंतः टैंक के बीच में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। गीजर के बाह्य ढक्कन एवं अंतः टैंक के बीच में ग्लास बूल नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जो ऊष्मा को गीजर से बाहर नहीं जाने देता है। प्रश्न 22, गीजर की आंतरिक सतह पर टिन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर है कापड़ की सीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। टिन की परत चढ़ाने से कोरोजन प्रभाव तांबे की सीट पर नहीं पड़ता है। प्रश्न 23, गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 से 12 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 24, यंत्र की सुग्राहिता की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ओम प्रति वोल्ट, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 25, अज्ञात में की वोल्टता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1000 वोल्ट। यदि हम अज्ञात वोल्टेज माप रहे हैं तो सबसे पहले हमें वोल्ट मीटर को अधिकतम वोल्टेज पर सेट करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। प्रश्न 26, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र खालिस्तान मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डीसी मोटर। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रश्न 27, मूविंग आयरन यंत्र का विक्षेपण बल खालिस्तान के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धारा के। मूविंग आयरन यंत्र का विक्षेपण बल धारा के समानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसके विपरीत यदि हमसे पूछा जाए मूविंग कॉइल यंत्र का विक्षेपण बल खालिस्तान के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर होता धारा के वर्ग। प्रश्न 28, निम्न में से स्थायी चुंबक के लिए किस पदार्थ को वरीयता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है एल्निको। एल्निको हमारा एल्यूमिनियम निकिल एवं कोबाल्ट का मिश्रण होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 29, अमीटर के परास विस्तार के लिए शंट प्रतिरोधक हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मैंगनीज, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 30, मापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों को एक समान संयोजित करेंगे। तो इसका राइट आंसर है वोल्टमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर को एक समान संयोजित करेंगे, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 31, निम्न में से किस कार्य को करने के लिए सर्वाधिक प्रदीपन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों घड़ियों संबंधी कार्य करने के लिए अधिकतम प्रदीपन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 32, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितने प्रतिशत प्रकाश नीचे पहुंच पाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 90% प्रकाश नीचे पहुंच पाता है, जबकि 10% प्रकाश ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 33, प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 60 सेंटीमीटर लंबाई एवं 60 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रश्न 34, ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 38 mm, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 35, सामान्यतः शरीर में कितनी मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 50 मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न 36, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना, क्योंकि अर्थिंग हमारा लीकेज करंट से सुरक्षा करता है,
इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रश्न 37, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लीकेज धारा। अर्थिंग हमारी लीकेज धारा से सुरक्षा करती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 38, निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोटर, जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर, इन सभी के लिए दोहरी अर्थिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ये सभी सही होगा। प्रश्न 39, आई नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर खालिस्तान उचित रूप से प्रदान करना होगा व बनाए रखना होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्थ टर्मिनल, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। क्योंकि आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता को फेज एवं न्यूट्रल तो देता है, इसके साथ उसे अर्थ टर्मिनल को भी प्रदान करना चाहिए। प्रश्न 40, तापीय रिले विद्युत खालिस्तान पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव। तापीय रिले विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 41, किस युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। प्रश्न 42, एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रावल प्लग। यदि किसी कंक्रीट दीवार पर या छत पर पेंच लगाने हैं तो रावल प्लग का उपयोग किया जाता है एवं रावल प्लग हमारा इस प्रकार दिखाई देता है। प्रश्न 43, किसी विद्युतीय परिपथ का खालिस्तान के बिना कोई उपयोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपभोक्ता युक्ति के बिना किसी भी विद्युत परिपथ का कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। प्रश्न 44, सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त मुख्य स्विच को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लाइन में फ्यूज एवं न्यूट्रल में लिंक दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 45, बैटरी को फिट करते समय बैटरी की खालिस्तान का ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैटरी को फिट करते समय उसकी ध्रुवता का ध्यान रखें, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 46, यदि सेलों को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रेणी क्रम। यदि सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। यदि इसके विपरीत सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करने से एम्पियर हावर क्षमता बढ़ जाती है। प्रश्न 47, 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 वोल्ट बैटरी के लिए 6 सेल श्रेणी क्रम में होनी चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। प्रश्न 48, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों लेड एसिड सेल हमारा प्राथमिक सेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। इसके विपरीत डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल एवं शुष्क सेल हमारे प्राथमिक सेल होती हैं। 49, इंडक्टिव एसी परिपथ में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धारा वोल्टेज से पीछे चलती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्रश्न 50, मोटर व जनरेटर में कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोटर व जनरेटर में अस्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही होगा।